रशीद मसूद हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, दिल्ली से जुड़ गए हैं। मसूद साहब, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। ये जो एक बड़ा खुलासा हुआ कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कैसे उत्तराखंड के लोगों के साथ धोखा किया और नारायण दत्त तिवारी जी की उस वक्त की सरकार से अपने हित के लिए, अपने अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए जमीन स्वीकृत करा दी, मेडिकल कॉलेज वहां खुला और अब वहां पे खुलेआम पैसा लेके एडमिशन दिया जा रहा है। हेलो जी, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। देखिए, मैं बहस सुन रहा था। निशंक साहब के बारे में कोई भी आदमी ये नहीं कहता कोई ईमानदार थे, क्योंकि हरिद्वार में पुल के मेले के ऊपर उनके ऊपर इतने इल्जाम लगे, 6 महीने तक इतना हंगामा रहा और आखिर में मजबूर होकर के उनको हटा दिया गया और खंडूरी साहब को लाया गया। तो सब करप्शन के इल्जाम की बुनियाद पर ही उनको हटाया गया और पूरा केजरीवाल साहब का इलेक्शन निशांक के करप्शन के ऊपर ही टिका रहा। तो ये बात समझना कि निशांक साहब करप्शन में आपको बोलने का मौका मिलेगा। मसूद साहब को सुन लीजिए प्लीज। इसमें ये अपने आप में हास्यास्पद बात है। हाँ। तो लिहाजा ये बात को कहना कि जब निशंक साहब ईमानदार हैं, अपने आप में एक मजाक की बात है। आज सवाल ये कि जब कोई लड़की उन निशंक साहब की उसके अंदर मौजूद है और उस वक्त में मौजूद है जब तक वो बालिग भी नहीं हुई थी और उस सोसाइटी को निशंक साहब के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही तमाम चारों तरफ से पैसे की बरसात हो गई है। ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है इस बात के निशंक साहब ने के इन्फ्लुएंस में इस मैकेनिकल कॉलेज को बनाया, बढ़ाया और चलाया। अब जो पैसा दिया जा रहा है इसमें भी मतलब यह है कि क्योंकि तमाम चार्ज निशंक साहब की साहबजादी के पास है तो निशंक साहब को बेगुनाह इसमें हम साबित नहीं कर सकते। मेरी समझ में नहीं आता है कि किस बुनियाद पर बहस की जा रही है कि निशंक साहब इस तरीके से यदि टीवी के चैनल पे बैठकर भी हम बेईमानी और ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटने लगेंगे। जी शुक्ला जी, बहुत सारे लोगों के ऊपर से नकाब उठेंगे। मैं एक आग्रह करना चाहूंगा ना एसपी शुक्ला जी को सुनेंगे पहले हम। जी शुक्ला जी प्लीज। मैं एक आग्रह ये करना चाहूंगा कि अभी यहाँ निशंक जी की बेईमानी या निशंक जी के ईमानदारी का प्रश्न नहीं है। अभी तो प्रश्न ये है कि जो जमीन उनको दी गई है वह सही ढंग से है या नहीं सही ढंग से है। हम केवल इतने पर ये करना चाहते हैं। शुक्ला जी, एक दूसरा प्रश्न भी इसी के साथ अटैच है कि जो कॉलेज खुल गया, जो चल रहा है, वहां 4 लाख रुपए की घूस खुलेआम मांगी जा रही है। पूरी मतलब बेशर्मी के साथ खुलेआम पैर पे पैर रख के कुर्सी पर 4 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। ऐसा नहीं? आबिद भाई कुछ कह रहे हैं। जी आबिद भाई। नहीं अमिताभ जी, मैं आपकी बात को इत्तेफाक करता हूं और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर वहां मांगी जा रही है तो उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन एक प्रश्न ये यहाँ ये खड़ा हुआ है कि जो जमीन वहां दी गई वह जमीन कैसे दे दी गई। अनेक संस्थाओं को इस प्रकार की जमीनें दी जाती है विचलन के सिद्धांत को अपना करके। मैं ये नहीं कहता हूं कि कभी कभी तो स्थिति होती है 15-15 साल के मृतक आश्रितों को नौकरी इस नाते विचलन के आधार पर दी जाती है क्योंकि मैं अपने सहयोगियों से कहूंगा अतुल, पहले वो एक बार स्टिंग का वो पोर्शन दिखाएं जिसमें वो महिला कह रही है कि किनका कॉलेज है और उसमें 4 लाख रुपए लगेंगे भाई रिश्वत के। एक बार वो दिखा दे तब बहस सही हो पाएगी। जरा वो स्टिंग ऑपरेशन का छोटा हिस्सा हम चाहेंगे। संदीप आप दिखाएं जरा। एमडी वगैरह कौन है इस कॉलेज के? कुछ एमडी तो बहुत परिचित है, निशंक जी। निशंक जो है आपके पूर्व सीएम हालांकि वो ऑन मतलब पेपर मतलब कुछ नहीं है, अगर वो कर भी नहीं सकते, वो इतने बड़े पॉलिटिक्स में हुए हैं कि वो तो उसको भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने अपनी बेटी को यहाँ पे डायरेक्टर अपॉइंट किया है, तो लेकिन है उनको। जी, और अगर सब कुछ ठीक ठाक है आबिद हुसैन साहब, तो फिर निशंक साहब अपने आप को फ्रंट पे रखकर इस मेडिकल कॉलेज का संचालन क्यों नहीं कर रहे? ये भी समझना होगा। डाउन द लाइन चपरासी तक, डायरेक्टर से लेकर चपरासी तक ये मैसेज है कि साहब ये कॉलेज निशंक साहब का कॉलेज है, अपनी बेटी को उन्होंने ये वैसी ही स्थिति थी जैसे गडकरी जी की कंपनियों में जो लोग डायरेक्टर पाए गए थे, जब उनकी जांच करने लोग गए तो
चाल और खोली में रहते पाए गए वो लोग। उन्होंने कहा भाई साहब मैंने कंपनी छोड़ो, मैं तो कंपनी का नाम भी अखबार में कभी नहीं पढ़ा। आबिद हुसैन साहब, जी, मुझे आपसे ये कहना है, सबसे पहले तो आपको मैं आपके चैनल को और आप लोगों को बधाई दूंगा कि आपने एक बहुत जेन्युइन और बहुत सही बहस की शुरुआत की। ठीक है, ये बहस अभी हम उस रास्ते पर नहीं ले जा पाएंगे क्योंकि अभी हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं, एक बात। अब ये दो पार्ट में बात है। पहला पार्ट ये है कि मुख्यमंत्री जी नरेंद्र तिवारी जी के सामने एक सोसाइटी संस्था जनहित के उद्देश्यों और जनहित के इंटरेस्ट को सामने रखकर सोसाइटी के फॉर्मेशन के बाद एक प्रार्थना पत्र पहुंचता है कि साहब हम इस कॉलेज को इस उद्देश्य से बनाएंगे, इस जगह पर बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। तो जो नियम कायदे हैं उनकी अलग अलग स्टेजेस पर जांच हो सकती है और हो सकता है कि हम न्यायालय पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। आने वाले दिनों में चूंकि नोटिस इशू किए गए हाईकोर्ट पर पीआईएल के अगेंस्ट दाखिले के बाद, तो मुमकिन है कि बहस के दौरान खुद न्यायालय में भी ये सारी चीजें सामने आएंगी। हाँ। नंबर एक, सोसाइटी जो बनी है, जो अभी अमिताभ जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि सोसाइटी फॉर्मेशन में रिश्तेदारों का एक साथ होना सही है या गलत, ये एक प्रश्न होगा। दूसरा प्रश्न ये होगा कि सोसाइटी से इनका ताल्लुक क्या है। रशीद मसूद साहब ने बहुत उम्दा बात कही कि जो नाबालिग बच्चे होते हैं अगर उनका कोई एक्ट होता है तो वो फादर और मदर से जुड़ा माना जाता है। 17 साल अगर की वो थी लड़की बच्ची आरुषि, जिस वक्त वो यहाँ डायरेक्टर बना दी आप गई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तीसरा प्रश्न ये उठता है कि जब कभी मुख्यमंत्री के सामने कोई प्रार्थना पत्र जाता है तो जिन जिन स्टेजेस से गुजर के जाता है उनके सीमित अधिकार होते हैं, उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर न लेखपाल के पास होता है न एसडीएम के पास होता है, नहीं होता। वो उसने आपत्तियां अपने नियम कायदे से लगाई, इसको भी न्यायालय देखेगा कि उन्होंने किस तरीके के अधिकार उनके थे वो क्या लगाई। अब जब वो मुख्यमंत्री जी के पास पहुंची और मुख्यमंत्री जी के पास पूर्व मुख्यमंत्री और बड़े कद के नेता के रूप में निशंक साहब ने जिस उद्देश्य को वहां पर प्रेजेंट किया वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि उन्होंने क्या बात कही जो उनका दिल, क्योंकि नरेंद्र तिवारी जी कई बार बड़े उत्तर प्रदेश के, जब विभाजित नहीं था तब भी और विभाजन से के बाद भी मुख्यमंत्री रहे हैं और उनकी कार्यशैली बहुत सामने आप लोगों ने भी देखी है, सभी ने देखी है। निशंक साहब मुख्यमंत्री बने और जो अभी रशीद मसूद साहब ने कहा कि ना उनको वहां उत्तराखंड में ईमानदार कहा जाता है और उन पर दबाव और इस कदर बेमानी के इल्जामात लगे कि उनको बीच से हटाकर खंडूरी साहब को बनाया गया। मेरी बात प्लीज, आबिद साहब, ये गलत बात है। आबिद साहब एक विधायक थे उसी इलाके से, कांग्रेस के गणेश गोटियाल, मैं नाम सही याद कर रहा हूँ अविकल जी, आबिद हुसैन साहब को कोई अधिकार नहीं है। मैं नाम सही याद कर रहा हूँ, गणेश गोदलिया। यदि मैं ये कहने लग जाऊं कि आबिद हुसैन साहब को भी बहुत खराब व्यक्ति माना जाता है, इसका मैं क्या मतलब हूँ? आबिद हुसैन साहब को अच्छा नहीं माना जाता। आबिद हुसैन साहब को कहता हूं, चिल्लाते रहे पंडित नरेंद्र तिवारी की सरकार में कि यह कांग्रेस की सरकार कांग्रेस के विधायक की नहीं सुन रही, ये कौन सी बात है? और भाजपा के हारे हुए नेता को सपोर्ट करने पे आमादा निर्णय लेते हैं कांग्रेस के मुख्यमंत्री, विचलन करते हैं कांग्रेस के मुख्यमंत्री। मैं आबिद हुसैन साहब से एक बात सवाल पूछ, अमिताभ जी, अमिताभ जी मैं बहुत आदरपूर्वक एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए। बार बार नियमों की बात हो रही है, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। आप जानकार आदमी हैं, मैं आबिद भाई से भी पूछना चाहता हूँ, क्या नियमों से विचलन करने का भी नियम नहीं है? नियमों से विचलन करके काम करने का भी रूल्स ऑफ बिजनेस में नियम है। इसलिए मुख्यमंत्री ने विचलन के नियम का प्रयोग करके इस भूमिका मंडन किया। तो नियमों के उल्लंघन की बात कहाँ रही है? मुन्ना सिंह जी, ऐसे ही मैं उत्तर दूं। किसने कह दिया मुन्ना जी, रशीद मसीद साहब को यह अधिकार किसने मुन्ना दे दिया? जी, मैं उत्तर दूं। कि उत्तराखंड में निशंक जी को अच्छा आदमी नहीं माना जाता, उत्तराखंड में निशंक जी को ईमानदार आदमी नहीं माना जाता। यदि मैं कहने लग जाऊं यहाँ बैठ करके कि रशीद मसीद साहब को सहारनपुर में अच्छा आदमी नहीं माना जाता, मुन्ना जी मैं उत्तर दूं। मुन्ना जी मैं उत्तर दूं बहुत अदब से मेरा अनुरोध तो सुनिए। काम नहीं होता है, लॉजिक से काम होता है। मित्र एक मिनट मुन्ना भाई ने, आबिद साहब एक मिनट, एक बड़ी जेन्युइन बात उठाई है। मैं बात तर्क का उत्तर तर्क से जरूर देता हूं, ये उससे भागना ठीक नहीं। न दैन्यम न पलायनम, दोनों चीजें मुझे स्वीकार्य नहीं। मुन्ना भाई ने कहा मेरे मित्र हैं, लेकिन उनकी बात तर्कपूर्ण होती है। वो मेरे खिलाफ भी तर्क, जब मुकदमा लड़ते हैं तो भी मुझे बहुत सम्मानित लगते हैं, क्योंकि तर्क के साथ बात करते हैं। सरकार को ये पावर थी
कि वो अंतिम समय में भी निविदा के समय और शर्तों में परिवर्तन कर दे। इसी एक्सेप्शनल पावर का, इसी विकट शक्ति का उपयोग किया प्रातः स्मरणीय ए राजा ने। उनको अंदर कर दिया कोर्ट ने बाद में। उसने कहा कि इसके पीछे मैलिफाइड इंटेंशन था। सरकार के पास जो शक्तियां हैं वह निर्विघ्न और निर्बाध शक्तियां नहीं है, वो सब सब्जेक्ट टू है। उनमें पारदर्शिता होनी चाहिए, उनमें लोकहित होना चाहिए, उनमें व्यापक जनहित होना चाहिए, उनमें राइट ऑफ इक्वलिटी होना चाहिए, क्योंकि शासन के समय शासन के सामने सब बराबर हो। यहां पर 3 बातों का उल्लंघन हुआ, पारदर्शिता का, समानता के सिद्धांत का और प्रचलित नियम, कायदे और परंपराओं का। इसलिए ये सवाल उठता है। तिवारी जी के इंटेंशन की जांच करिए, तिवारी जी के इंटेंशन की जांच करिए ना। कौन मैं तो आपत्ति कर रहा है? मैं मुन्ना जी, मैंने कहा मैं भी आपकी तरह हूं, मैं कभी गलत का पक्ष नहीं लेता। मैंने कहा मैं उस चोर को भी दंड देने की मांग करता हूं तो उस दरोगा को भी दंडित करने की मांग करता हूं जिसने चोर को उपकृत किया। ये मेरा उसूल है। क्या तिवारी जी को पता नहीं था जरा सा उत्तराखंड कि इसमें सारे रिश्तेदार हैं और 17 साल की बेटी इस ट्रस्ट को चलाएगी? सब तो सबके घर भीतर जाते आते हैं, जानते हैं कौन किसका बेटा किस क्लास में पढ़ रहा है। इतना तक तो जानते हैं उत्तराखंड में नेता एक दूसरे के परिवार को। इतना भाईचारा है। कोश्यारी जी हमेशा कहते हैं कि भाई भाईचारा बहुत है उत्तराखंड में, इतना विकट भाईचारा है। तिवारी जी तो उत्तर प्रदेश के दूर दूर तक के आदमी के मामा मौसी तक की ससुराल जानते हैं। इतनी विकट मेमोरी उनकी। अमिताभ जी, तब उनको समझ नहीं आई ये बात। क्या मुझे कष्ट है, मुझे नारायण तिवारी जी से मुख्यमंत्री पर बोलना पड़ रहा है, लेकिन क्या करूं, सत्य मुझे अनुमति नहीं देता भागने की। तिवारी जी के विरुद्ध बोलने में मुझे कष्ट था। उनका एक तप रहा है, उनका एक योगदान रहा है उत्तर प्रदेश को बनाने में। इसके बाद भी जो धर्म के साथ है मैं उसके साथ हूं। इसलिए मैं आज तिवारी जी की निंदा करने खड़ा हुआ। व्यक्तिगत तौर पर मैं उस व्यक्ति का सम्मान करता हूं। ठीक है। आबिद हुसैन, आपके अमिताभ जी, अमिताभ जी एक सवाल आपके पास आ रहा हूं। मुन्ना सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। अमिताभ जी एक सवाल कर रहा हूं। इस वक्त हमारे साथ कुमार विश्वास साहब जुड़ गए हैं। हमारे साथ कुमार विश्वास जुड़ गए हैं। कुमार साहब, अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आप के एक मशहूर नेता हैं, कवि कहना ज्यादा बेहतर है उनके लिए। कुमार विश्वास साहब, आप और निशंक साहब की जो मोहब्बत है, जो प्रेम है, वो जग जाहिर है, छुपा नहीं किसी से। जी देखिए, ऐसा कोई विशेष बात नहीं है। जब एक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है तो वो अक्रॉस द पार्टी लाइन है। हाँ। कुंभ में उन्होंने क्या किया, उनके मित्र मदन कौशिक ने क्या किया, ये सीएजी की रिपोर्ट बोलती है। हाँ। एक एक पग पे बातें बोलती हैं। हाँ। अब उन्होंने उत्तराखंड की जमीन को जिस तरह से अपने परिवारजनों के नाम के ट्रस्ट पर हेराफेरी की है, ये बात भी सबके सामने जग जाहिर है। तो ऐसे में भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण का सपना जो उनके वरिष्ठ नेता श्री नरेंद्र भाई मोदी देख रहे हैं, उसको दिखाने में अगर वो रमेश पोखरियाल निशंक से गले मिलते हैं प्रचार प्रमुख बनने के बाद, तो बड़ा आश्चर्य होता है। मैंने तो नरेंद्र भाई को भी इस बात की शिकायत की है कि आप एक तरफ तो भ्रष्टाचार की अलग जगा रहे हैं, एक तरफ कमजोर लोकायुक्त बना रहे हैं, और एक तरफ पोखरियाल निशंक जैसे व्यक्ति को जो उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के जागृत प्रतीक हैं, आप उनको प्रमोट कर रहे हैं। इस संदर्भ में मैं आपके माध्यम से ये भी सूचना दूं कि मेरी पिछली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि आप अपने आरोप वापस लीजिए, अन्यथा मैं आप पर 5 करोड़ का मानहानि का मुकदमा कर दूंगा। पहली बात तो मुझे इस बात में काफी शंका है कि उनकी कोई मान बचा है जिसकी हानि हुई होगी, लेकिन आज तक भी उन्होंने मुझे तो कोई अदालत बताई नहीं है। इस बीच में उनके जो जन्म कुंडली के कई ऐसे पन्ने थे जिन पर उनकी और गाथाएं लिखी हुई थी, वो पूरे उत्तराखंड से मेरे पास पहुंच गई हैं। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि वो मुझे किसी न्यायालय में बुलाएं और मैं जाऊं और देश की न्यायपालिका के सम्मुख उनके जो सत्कर्म है उनका जरा वचन करूं। नहीं, ये जो तमाम तरह की बातें हैं, जो तमाम तरह के आपके ऊपर आरोप उन्होंने लगाए और आपको जो धमकी दी आप कह रहे हैं, उसके बाद वो किसी अदालत में आपको लेकर नहीं गए और आज ये पूरा मामला आया, समाचार पत्र के पास ये स्टिंग ऑपरेशन आया, इसके बाद अब कुछ बताने को और कहने को रह जाता है? देखिए, प्रशांत भूषण देश के एक ऐसे वकील हैं जिन्होंने कोयले से लेकर 2G तक इस देश की सरकार के भ्रष्ट मंत्रियों को और भ्रष्ट आचरण को बेइज्जत किया है। जिन्होंने सीना ठोक कर सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि वकालत ऐसे की जाती है